गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए कल हमने 2 गुणा 2 का एक अवयव ये दो जो समीकरण हैं और इसको देख रहे हैं जब तो इसमें दो ही अवयव हैं। एक्स और वाई हमें निकालने थे, फाइंड आउट करने थे। तो इसके लिए हम लोगों ने अवयव विधि का प्रयोग किया था, मैट्रिक्स मेथड का। और क्या किया था, यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन एक्स और वाई निकाले थे, जहाँ पे हमने ए इनवर्स का प्रयोग करना पड़ रहा था हमें। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा अवयव विधि से हल करो। तो यह काम हमने किया था। अब इसी में हम 3 गुणा 3 वाला मैं आपको सिखा देता हूँ। इससे आपने कई सारे क्वेश्चन किए होंगे घर से, तो सभी आ गए होंगे आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का आपको चेक करना था कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ऐसे 7 से 10 तक आप लोगों ने ये वाला 2 गुणा 2 मतलब दो अचर वाला एक्स और वाई, दो आपके क्या थे, अचर थे, ये निकालना आपने फाइंड करना सीखा था। अब आती है बात 3 गुणा 3 वाले की। तो मैं चलता हूँ उदाहरण 28 की ओर। फिर इससे संबंधित आप कई सारे क्वेश्चन करोगे घर से, मैं दूंगा उसके आगे के। ठीक है, तो पहले इसको भी समझ लो। अब जो कल आपने सीखा है ना, वही काम है, बस 3 गुणा 3 में चल रहा है। ठीक है, इसको देखकर आप लोग देख रहे होगे, तो इसको देखकर आपने कहा सबसे पहले मैं ए निकाल लेता हूँ, एक्स और बी निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये आपने सोचा होगा। तो ए कैसे निकाला, सभी के आगे के कोफिशिएंट, ये 3 2 4 लिख दिया। ऐसे ही दो, ये -2, एक और -3 ये लिख दिए। उसके बाद तीसरे के ये लिख दिए तीनों। ठीक है, ये ए बन गया। एक्स क्या होगा फिर, इसमें एक्स वाई और जेड निकालना है, तो इनको लिख लिया इस तरह से। बी होगा हमारा ये वाले लास्ट के 3। तो ये लिखना हमने सीख लिया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए गुणा एक्स बराबर बी। अगर ए की जगह ये रखो, एक्स की जगह और बी की जगह हल करो, तो यही तीनों आएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमको पता है कि जब हम इसको ए एक्स बराबर बी लिख सकते हैं, तो हमें तो एक्स निकालना है, तो ए इस साइड चल जाएगा, तो ए इनवर्स बी हो जाता। अब बी की जगह तो आप वहाँ से रख लोगे वैल्यू। ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए अब आप लोगों को ए इनवर्स जब निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर आप जानते हो 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए होता है। एडजॉइंट ए तो हर किसी का निकल जाता है, लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट ए है, ये अगर जीरो आ जाएगा तो हल नहीं होगा, और जीरो नहीं आएगा तभी हल होगा। ठीक है, तभी ये आएगा, आगे से हल हो पाएगा। तो हम लोग यही काम करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो ये हमने डिटर्मिनेंट ए लिखा, और पहले वाली पंक्ति को लेके करेंगे। 3 लिया तो ये और ये छिपे और ये आ गया। ये देखिए 3 लिया तो ये आया। फिर -2 लोगे ये, तो ये और ये छिपेंगे, इससे बनने वाली रो और कॉलम। तो बचेगा क्या, 2 4 और -1 2, तो ये लिख दिए। उसके बाद तीसरा 3 लिखा, और इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ हटेंगे, तो 2 1 4 -3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप हल करोगे, इसको हल करना आपने सीखा है। हल करने के बाद आया -17 जो कि जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है, तो ये क्या है, हमारा नॉन सिंगुलर है, यानी कंसिस्टेंट है। ठीक है, नॉन सिंगुलर कहो या कंसिस्टेंट, बात एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होगा नहीं, ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो अब ये हम आगे से हल करना शुरू करेंगे। अब दूसरा काम, क्योंकि ए इनवर्स में एक तो होता था 1/डिटर्मिनेंट ए और एक एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ए यानी सेकंड निकालना है ए का। तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कि आप A11 निकालेंगे, A12 A13 सभी के लिए निकालेंगे। तो A11 जब निकाला तो क्या किया, -1 किया, और A11 को छिपा कर, ये है, इसको छिपा कर जो बचा, इस चीज़ को यहाँ लिख दिया, ये रहा। इसको हल किया तो ये आया। ऐसे A12 निकाला, -1 + 2, और A12 को यहाँ से छिपाया, ये, तो बचा क्या, 2 4 और -1 2। तो इनको भी हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 4 -1 2। हल किया तो ये आ गया -8। ऐसे ही आप क्या करोगे, A13 भी निकालोगे, A21 भी निकालोगे, A22 भी निकालोगे, A23 भी निकालोगे, A31 A32 और A33, यानी सभी के निकालोगे। आप देख लेना, ये सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, चेक करते रहना पूरा, और ख़ुद करके देखना। ठीक है, ये सब जब निकाल लोगे तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है कि जो भी आपने सेकंडर निकाले, इनको ऐसे आप कॉलम में लिख देते हैं, यानी A11 A12 A13, फिर A21 वाले ऐसे चलेंगे और A31 वाले ऐसे चलेंगे। तो इन सभी की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, और इस तरह से हमारे को क्या मिल गया, एक एडजॉइंट ए मिल गया। अब हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ए निकाला, एडजॉइंट ए निकाला, दो निकाल लिए। तो इन दोनों से ही हम क्या निकालना होता है, ए इनवर्स। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की जगह -7 रखा, एडजॉइंट ए की जगह ये रख दिया।
माइनस को मैंने कहा हमेशा अंदर भेज दिया करो, तो अंदर भेजा तो ये हट गया और यहाँ पर ये तीनों पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बाकी ये दो नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स, ये वाला हिस्सा। अब ये जब निकल गया इनवर्स तो हमें पता है कि ए एक्स इक्वल टू बी होता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। अब यहाँ वैल्यू रख दी, एक्स की जगह एक्स वाई जेड शुरू में लिया था, उसके बाद ए इनवर्स की जगह ये पूरा 1/17 और बी की जगह आपने क्वेश्चन में ऊपर ही लिख रखा था जब समीकरण दी थी उनको देखते हुए, तो ये रख दिया। उसके बाद अब आपको हल करने की बारी आई, तो ये और ये तो ऐसे रहे, इसमें इस वाली पंक्ति से इसको किया तो ये आया, इससे इसको किया ये आया, इससे इसको किया ये आया। क्या किया हमने, 151 से 814 को किया तो ये आया, ऐसे 869 से 814 को किया तो ये आया मल्टीप्लाई, और 10 -1 -7 से हमने 814 को किया तो ये आया। तो ये जब सारी वैल्यू आ गई इनको सॉल्व किया तो ये 17, 34 और 51 आया। अब काम क्या है, 17 को अंदर ले जाओगे डिवाइड में सबके साथ, तो पहले वाला कट जाएगा 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। अब आप कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, ये तीनों हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों x y z आ चुके हैं और यही हमें निकालना था क्योंकि हमें करनी थी इस समीकरणों को हल करना था। ठीक है, और इनको हल करके हमने x y z तीनों निकाल दिए, बस आव्यूह विधि का प्रयोग किया। अब चेक करोगे कैसे सही है गलत, एक्स वाई जेड की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखो, सॉल्व करने के बाद 8 आना चाहिए, दूसरे में रखो सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए, तीसरे में रखो सॉल्व करने के बाद 4 आना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। क्योंकि अगर देखो अगर ये प्रश्न पेपर में आएगा तो क्या सीखोगे, एक तो आप इसको हल करना सीख रहे हो, ठीक है, दूसरा आप इसके अंदर ही एडजॉइंट ए निकालना भी सीख रहे हो, तीसरा आप डिटर्मिनेंट ए निकालना भी अगर आपको आता होगा तभी कर पाओगे, चौथा आप ए इनवर्स निकालना सीखोगे। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आप जितना अभी तक पीछे का हिस्सा पढ़ा है ना आपने, वो सारा का सारा आ जाता है। तो इसलिए पेपर में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से देते हैं वो लोग, कई बार पीछे से भी देते हैं। अब वो ऐसा है कि एग्जामिनर के मन का है कि उसको कैसा पेपर बनाना है, वो चाह रहा है कि बच्चे ने पूरा चैप्टर सीखा है या नहीं। अगर वो ये देखना चाहेगा तो वो इस वाले क्वेश्चन को देगा, 3 × 3 वाले को। ठीक है, और अगर वो चाहेगा नहीं चलिए एडजॉइंट ए ही निकालना छोटे प्रश्न में देना है, तो फिर वो सीधे एडजॉइंट ए निकालो करके देगा। वो भी इसके अंदर आपने सीख लिया, यानी वो पीछे की सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 × 3 वाला। ठीक है, लेकिन 2 × 2 भी याद रखना, क्या पता छोटे क्वेश्चन आ जाए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ऐसे 3 × 3 वाले काफ़ी सारे प्रश्न करने हैं, काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन कुछ करने ही हैं। तो फिलहाल देखो कौन से करने हैं। आपको करना है 11वां 3 समीकरण है, 12वां 3 समीकरण है, 13वां और 14वां। अब ध्यान दे, और 15वां। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, आपको 2 क्वेश्चन अलग लग रहे होंगे, एक 11वां थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, एक 15वां अलग लग रहा होगा, लेकिन अलग है नहीं। देखो 11वें में क्या है, आपको दूसरी समीकरण ये थोड़ी अजीब सी दिख रही होगी, 3/2 आप चाहोगे ऐसा अजीब सा ना हो, तो इसको चेंज करके क्या करोगे, इस 2 से इधर गुणा कर दोगे, ठीक है, जो बट्टे में है, तो क्या हो जाएगा 2x - 4y - 2z = 3। इसको ऐसा बना के लिख लोगे, फिर हल करोगे। अब तो ठीक बन गई ना, तो ये वाला भी आपका सब सही हो गया होगा कन्फर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला 15वां कैसे करोगे, सेम ही है, इससे आपको इन्वर्स निकालना है। अब ये वही बात आ गई, डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए निकालोगे, फॉर्मूले में रख के आंसर है इन्वर्स। दूसरा, इसे इन्वर्स का प्रयोग करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो जरा इसका इससे संबंध क्या है, इस वाले से, वो ये है कि जब आप इसके कोफिशिएंट लोगे ना, ए और एक्स और बी निकालोगे, तो ए जो है वो यही आएगा ऊपर वाला, यानी ये खाली एक्स्ट्रा में ऊपर बढ़ा दिया गया है, बात वही है, यही आएगा। यानी ए इनवर्स जो आप पहले निकाल चुके हो वही ए इनवर्स है। और अब आपको तो पता है कि x = ए इनवर्स बी होता है, ए इनवर्स यहाँ निकाला है, बी यहाँ से रख लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, खाली ये यहाँ पर ए बना के दे दिया है, इसका ए ऊपर ही बना के दे दिया है, एक्स और बी यहाँ से लिखोगे, समझे। तो इसीलिए याद रखना कि ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिखा है, यानी ये पेपर में आता है। तो ये प्रश्न भी आप इसके साथ ही कर लोगे, क्योंकि ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, इस प्रश्न और इसमें, ये जितने भी ऊपर के थे मतलब इनमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो ये काम आप कर लोगे, नहीं आएगा तो पूछोगे। ठीक है, बच गया 16वां प्रश्न, इसको मैं कराऊंगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए कि देख लो, इसमें इंग्लिश हिंदी तो कुछ अंतर है नहीं, बस एक इस क्वेश्चन में आप देखना कि क्या लिखा है। ए ये है, ए इनवर्स निकालो यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द इक्वेशन, सी है इनको।
सॉल्व करना है। अब बचा 16वां प्रश्न यहाँ और एक उदाहरण जिसमें आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, सारा काम यही करना है जो मैंने उदाहरण बताया उसके अनुसार करना है। जो चीज़ अलग है वो बता रहा हूँ, बाकी आप करोगे। चलिए फिर दोनों को देख लेते हैं। फिलहाल पहले एक उदाहरण है जो इसको देखो। पहले हिंदी वाले देख लो। तीन संख्याओं का योग 6 है। यदि ये तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 11 मिलता है। पहली और तीसरों को जोड़ने में दूसरे का दुगना मिलता है। अब बीज गणितीय निरूपण लिखो। तीन चीज़ें दी हैं, एक ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है। तीनों से तीन समीकरण आ जाएंगी जैसे ऊपर हैं, और फिर ये बीजगणितीय रूप बन गया तीनों समीकरण। और उसको आव्यूह विधि से हल करना है, यानी जैसा अभी तक कर रहे थे वही काम है। ठीक है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम वाले आ जाओ। क्या लिखा है? इफ़ द सम ऑफ थ्री नंबर 6 पहली चीज़ यहाँ से बनेगी। दूसरी, इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू 8 वी गेट 11, दूसरी चीज़ यहाँ से निकलेगी। तीसरा, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल द नंबर सेकेंड नंबर, तीसरा यहाँ से निकलेगा। आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट करो एल्जेब्रिक फॉर्म में, यानी तीनों इक्वेशन लिखो कह रहा है। उसके बाद फाइंड नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो ये काम भी हम वही है जो हम करते आ रहे हैं। अब जरा आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए पहले मैं इक्वेशन बना लेता हूँ यहीं से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द थ्री नंबर्स आर या लेट द थ्री नंबर्स बी इक्वल टू एक्स वाई और जेड। इंग्लिश में, हिंदी में माना तीन संख्याएं बराबर एक्स वाई और जेड ले। अब देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, देखना पहली लाइन, तीनों संख्याओं का योग बराबर 6 है। तो यानी तीनों नंबरों को सम करोगे, ऐड करोगे तो 6 आएगा, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें और दूसरी में जोड़ दें, तीसरी संख्या कौन सी है? जेड वाली, इसको 3 से गुणा करो और इसको दूसरे में जोड़ दें, दूसरी संख्या वाई है, जोड़ दिया, बराबर 11 आता है, अगर हो गया दूसरा भी। तीसरा, दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरा क्या कह रहा है, पहली और तीसरी को जोड़ने में फर्स्ट और थर्ड को अगर आप जोड़ो, एक्स और जेड को, तो दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है, 2 इंटू वाई। हो गया। फिर 2y को इधर ले आओगे, बराबर में 0 बच जाएगा। तीनों समीकरण बन गई हैं। इन तीनों को आप लोग आराम से आव्यूह विधि से हल कर सकते हो। पहले डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, फिर आप एडजॉइंट ए निकालोगे, फिर इन दोनों की हेल्प से ए इनवर्स निकालोगे। और फिर ए इनवर्स निकल गया तो आपको पता है ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, ए इनवर्स की जगह बी की जगह और एक्स की जगह वैल्यू रख के आसानी से आप इनको हल कर सकते हो। समझ गए ना? देखो फिर क्या किया है हमने, ये तो आपको घर से करने हैं। उसके बाद 29वां देखो, तीनों संख्या एक्स वाई जेड ली, सम 6 है तो पहला बन गया, ये दूसरा बन गया। तीसरे वाले में देखो क्या किया, 2y को इधर ले आया, -2y। और देखना, याद रखना एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बनाते वक्त तो पहले x आना चाहिए, फिर y, फिर z आना चाहिए। यहाँ x नहीं है, y है और z है। इधर x और z था तो y को हम इधर लेके y ये लिख दिया। अब जरा देखो, इससे जब आप a बनाओगे तो ध्यान रखना, मेन है a में क्या आएगा, पहले तो 1 1 1, ठीक है। अब देखो एक्स वाला कुछ नहीं है तो 0, वाई वाला 1 है, जेड वाला 3 है। ऐसे तीसरे वाले में 1 -2 और 1, जेड में 1, तो ये बनेगा ए। ये ध्यान रखना, ये 0 होगा क्योंकि दूसरे वाले समीकरण में एक्स नहीं है तो 0 होगा। बाकी इसको आव्यूह विधि से हल करोगे, आपको पता ही है पूरा काम। और हल करने के बाद एक्स वाई जेड 1 2 3 आ रहे होंगे, ये आने चाहिए, नहीं तो आपका गलत है। समझ में आ गया? अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन बनाई हैं, ये 16वां प्रश्न है। और एक्स वाई जेड आप सेम आव्यूह विधि से निकालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको ज़रा समझो, प्याज वाला, ठीक है। तो ये रहा, चलिए देखते हैं। कह रहा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ, एक सेकेंड, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। तो आपको मूल्य और लास्ट में देखो, पहले आपको पता है चलेगा एक्स वाई जेड किस लेना है। लास्ट में जाओ आप, कह रहा है प्रत्येक का मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए। तो आप यही काम करोगे, आप लिखोगे कि प्याज का प्रति किग्रा मूल्य बराबर एक्स मान लो, गेहूं का प्रति किग्रा मूल्य बराबर वाई मान लो, और चावल का प्रति किग्रा मूल्य बराबर जेड मान लो। कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ ऑनियन इक्वस टू एक्स मान लो। ऐसे ही आप वीट का वाई मान लो और जो आपका राइस है इसका जेड मान लो। ठीक है, तो उसके साथ में अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने इनके मान ली कॉस्ट, तो पहली लाइन से देखो पहली इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, 4 केजी प्याज, 1 केजी एक्स का है, 4 केजी 4x का होगा, प्लस 3 केजी गेहूँ 3y, प्लस 2 केजी चावल जेड 2z बराबर 60 रुपये देने। पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन से, 2 केजी 4 केजी और 6 केजी का, 2 केजी 4 केजी और 6 केजी,
का 90 रुपये। फिर तीसरी लाइन से तीसरा बनेगा 6 केजी 2 केजी प्याज और 3 केजी चावल बराबर 70 रुपये। बन गई तीनों इक्वेशन है। अब आवी विधि से आप इनका हल कर सकते हो, एक्स वाई जेड निकलेंगी, फिर वापस रख दोगे ऊपर प्याज की मूल्य बराबर एक्स की जगह रख दोगे, ऐसे ही दूसरा और तीसरा। तो यही एक्स वाई जेड आपको इन तीनों से निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। इंग्लिश मीडियम ये रहा, कॉस्ट ऑफ अनियन वीट एंड राइस। ठीक है, तो बस आपको यही लेट करके चलोगे तो हो जाएगा आसानी से। अब जरा देखो, तीनों ये ऐसे हैं, प्याज का एक्स, गेहूं का वाई और चावल का जेड। तीनों इक्वेशन बनी, आपको आवी विधि से हल करना है और एक्स वाई जेड निकालना है। काफ़ी आसान प्रश्न है, जैसे ऊपर कर रहे थे सेम वही है, बस एक क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई खास टफ भी है नहीं है क्वेश्चनों में। ठीक है, नॉर्मल से तरीके से बन जा रही हैं एक एक मिनट में, तो बड़ा काम है नहीं। बस ये है कि आप इसको सीख लो। तो आज आपको इतना काम कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए। क्या क्या करना है, मैंने बोला था 11 12 13 14 15 ये करने हैं। एक उदाहरण कराया है वो करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप 2 उदाहरण कराए हैं, और उसके बाद 15 तक कर लिया, एक 16वां ये भी मैंने आपको बताया था, आधा आपको हिस्सा आपको करना है। फिर कल हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके जो मिक्सचर होंगे सारे चैप्टरों के, जितनी एक्सरसाइज इसके अंदर की थी हमने 4 दशमलव के अंदर 4.6 तक की है, तो उतने सब के सब आपको यहाँ तक की इतनी 6 के 6 एक्सरसाइजों के मिक्सर क्वेश्चन मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे प्रश्न मिलेंगे, ऐसे इजी वाले नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा इनसे ऊपर उठकर मिलेंगे। कैलकुलेशन अच्छा मिलेगा, बाकी मेथड तो सारी सेम होगी। ठीक है, तो सारा रिवाइज कर लेना, तभी मिसलेनियस करने में मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।